कुरान कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कवि दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां कतर मामले पर सटीक बैठती हैं। कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। पूरी दुनिया को लगता था कि इनकी जान अब नहीं बचाई जा सकती, लेकिन नए भारत ने हार नहीं मानी। मोदी सरकार ने कूटनीति के सारे दरवाजे खोल दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद निजी संबंधों का नेटवर्क जोड़ा और नतीजा देखिए। पहले 8 भारतीयों की फांसी उम्र कैद की सजा में बदल गई और 40 दिन बाद उम्र कैद रिहाई में बदल गई। जब हमारे भारतीय नागरिक कतर से रिहा होकर अपने देश लौटे तो उन्होंने क्या कहा और ये सब मोदी सरकार ने कैसे मुमकिन कर दिखाया, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। हम एक के बाद एक चुनौतियों को पार करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमने नए रिकॉर्ड बनाए, हमने नए पैमाने भी बनाए। ये कतर से सुरक्षित लौटे भारतीय हैं। चेहरे पर चमक और खुशी, जिंदगी की जंग जीतने का सुकून, अपने वतन वापसी का सौभाग्य। शायद इन्होंने भी इसका अंदाजा नहीं लगाया होगा। सच कहें तो ये सिर्फ खुशी, सुकून और सौभाग्य भर नहीं है, ये उन 8 भारतीयों का पुनर्जन्म है जो कतर की जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रहे थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहले इन्हें गलत तरीके से फांसी की सजा दी गई थी और जब मोदी सरकार ने कोशिश की तो फांसी की सजा उम्र कैद में बदल गई। उसके बाद जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की तो उम्र कैद रिहाई में बदल गई। यही वजह है कि कतर से सुरक्षित वतन लौटने के बाद 8 में से 7 भारतीय और पूर्व नौसैनिक प्रधानमंत्री मोदी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता है at that level, highest level, and especially Government of India, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे and we are there in front of you. Very thankful to the government and Prime Minister Modi कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। Thank you so much. बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। लेकिन अब दुनिया भी देख रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत में से एक माना जा रहा है। आखिर दुनिया भारत की इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत पर हैरान क्यों है? अब आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। दरअसल इन भारतीयों को दोहा की एक अदालत ने कतर में मौत की सजा सुनाई थी। ये सभी पूर्व सैनिक दोहा स्थित अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी के साथ काम करते थे। सभी को बीते साल अगस्त 2023 में गिरफ्तार किया गया था। इन पर कतर की जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। कतर की अदालत ने पिछले साल 26 अक्टूबर 2023 को सभी को मौत की सजा सुनाई थी। 20 नवंबर 2023 को अदालत में सुनवाई की अपील की गई और 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी की कतर के अमीर से दुबई में मुलाकात हुई, जिसके बाद इन सभी की सजा माफ होने के संकेत मिलने लगे। 28 दिसंबर 2023 को मौत की सजा पर रोक लग गई और 12 फरवरी को ये सभी रिहा हो गए। इन सभी भारतीयों की रिहाई से पहले पूरा देश चिंता में था, क्योंकि हर कोई चाहता था कि इन सभी निर्दोष भारतीयों की भारत में सुरक्षित वापसी हो। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन भारतीयों को सजा मिलने के दिन से लेकर आज इनकी वतन वापसी तक एक एक पल, एक एक घटनाक्रम पर पूरी नजर बनाए हुई थी। मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इस विषय का जो लेके सुपरविजन करते रहे हैं और उनके
सशक्त नेतृत्व का प्रमाण ही है ये एक प्रकार से, और संबंधों की सशक्तता को भी दर्शाता है कि 8 भारतीय नागरिकों में से दालधारा केस के 7 नागरिक इस समय अपनी भारत भूमि पे वापस लौट गए। इन तस्वीरों को एक बार फिर गौर से देखें, जब दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 में शिरकत करने गए और कतर के अमीर से मुलाकात की। इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि पीएम मोदी कतर के अमीर से गंभीर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच नौसेना के पूर्व अधिकारियों के चिंतित परिजनों की हिम्मत बंधना शुरू हुई। इनके परिवारों को विदेश मंत्रालय ने आश्वस्त किया था कि वो सभी राजनयिक चैनलों को जुटाएगा और उन्हें वापस लाने के लिए कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। आज 8 में से 7 भारतीय सुरक्षित भारत आ गए हैं, जबकि पूर्णेंदु तिवारी अभी कतर से भारत नहीं लौटे हैं। परिवार के अनुसार वो सकुशल हैं। इस बीच पाकिस्तान की धूर्तता एक बार फिर फेल हो गई है। हालांकि पाकिस्तान जैसे धूर्त देश को भारत की बढ़ती ताकत पचती नहीं है। आपको याद दिला दे कि पाकिस्तान की आईएसआई भी इन भारतीयों को फंसाने का षड्यंत्र चला रही थी। जिस प्रकार से ये 8 नेवल वेटरन्स को छोड़ा गया है, बहुत सीरियस चार्ज लगाए हुए थे और ये पाकिस्तान की आईएसआई इसमें इन्वॉल्व थी। उन पे अलर्ट थे स्पाइंग फॉर मोसाद ऑफ इजराइल। उनका ये था कि ये जो इटालियन जो सबमरीन जो इंडक्ट हो रही थी कतार में, उसकी कहीं ना कहीं एस्पोनेज एक्टिविटी के लिए इनके ऊपर एक प्रकार उंगली उठाई गई थी, मगर वो बात सच्चाई नहीं थी। और ये भारत की जीत है, भारत की डिप्लोमेसी की जीत है, भारत की लीडरशिप की जीत है। आपको बता दें कि पिछले 10 साल में भारत की छवि दुनिया में बेहद मजबूत हुई है। वे केवल प्रधानमंत्री नहीं है, वे प्रधान सेवक हैं, वे प्रधान रक्षक हैं। केवल देश के अंदर 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, लेकिन देश के बाहर या 2.5 करोड़ भारतीय के प्रति भी, जो 110 देशों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कूटनीति के जानकारों की माने तो आज से 5-10 साल बाद इतिहास के पन्नों में भारत की ताकत का जिक्र इस तरह भी होगा कि दुनिया याद रखेगी। आज से 5, 10, 15 साल के बाद ये विकिपीडिया पे सब लिखा जाएगा कि इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स रेलेवेंस, अपनी ताकत जाहिर की और ये लोग वापस आ गए। तो ये सारी चीजें जो है भविष्य की तरफ से आप देखेंगे, जो मैसेज भारत ने दिया है अपने समुदाय को कि अगर आपके ऊपर कोई इलीगल तरीके से या नॉन ट्रूथफुल तरीके से कोई कुछ करेगा तो भारत माँ वहां है आपकी रक्षा के लिए। यानी अब भारत का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान आकाश से भी ऊंचा है, क्योंकि जब से मोदी राज आया है दुनिया के लिए भारत को नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी कतर दौरे पर जाएंगे। 14 फरवरी को कतर जाएंगे पीएम। यूएई के बाद कतर जाएंगे प्रधानमंत्री। 8 भारतीयों की रिहाई के बाद कतर दौरा। कतर की राजधानी दोहा की यात्रा करेंगे पीएम मोदी। कतर के अमीर से होगी अहम मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी यूएई के बाद कतर की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। कतर ने आज ही भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जेल से रिहा किया है। ऐसे में पीएम मोदी का कतर दौरा काफी खास माना जा रहा है। तो कतर के अमीर से अहम मुलाकात होगी और उन्हें धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि जो कतर की तरफ से ये फैसला लिया गया है, निर्णय बदला गया है, वो भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तो आज ही कतर से रिहा होकर 8 में से 7 भारतीय वापस लौटे हैं, जबकि 8वें भारतीय भी जल्द भारत लौटेंगे। तो आपको हम दिखाते हैं कि इन सभी के चेहरों पर वतन वापसी का सुकून है। इन सभी के परिवार वालों समेत पूरा देश कतर के फैसले से खुश है। कतर की अदालत में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पीएम मोदी के अथक प्रयासों से आज ये लोग सकुशल भारत लौट आए हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी इन भारतीयों की रिहाई के बाद कतर के दौरे पर जाएंगे। 14 फरवरी को पीएम मोदी की कतर के अमीर से दोहा में अहम मुलाकात भी होगी। आपको बता दें कि पिछले साल में किस तरह से ये तस्वीर बदली है। आपको बताते हैं कि कैसे मोदी की गारंटी की बात पूरी दुनिया कर रही है और पिछले 10 सालों में कई मौके आए जब पीएम मोदी ने मुश्किल हालात को देश के पक्ष में किया है। जानकारी आपको देते हैं इस बारे में। आज कतर में पूर्व नौसैनिकों की रिहाई इसका सबसे ताजा उदाहरण है।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन का पिट्ठू बनकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप के रास्ते मोइजू को आईना दिखाया। कनाडा विवाद पर भी पीएम मोदी ने जस्टिन ट्रूडो की सारी हेकड़ी निकाली। अभिनंदन की रिहाई के वक्त भी पाकिस्तान को ऐसा कूटनीतिक जवाब दिया कि उसे अभिनंदन को सकुशल भारत लौटाने पर मजबूर होना पड़ा। यही नहीं, यूक्रेन की युद्ध भूमि से भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू मिशन भी चलाया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से अब तक 4,597 भारतीय कैदियों की सजा माफ हुई है, जबकि खाड़ी देशों से पीएम मोदी के संबंध मजबूत हुए हैं। G20 के सफल आयोजन में भी भारत ने अपना परचम लहराया है। यूएई के अबुधाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को इस भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। लेकिन जी न्यूज की टीम पीएम से पहले ही अबुधाबी मंदिर पहुंच चुकी है। अबुधाबी मंदिर पर जी न्यूज की भव्य कवरेज का आप भी हिस्सा बनिए और ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर एक मुस्लिम देश की राजधानी में बना ये पहला हिंदू मंदिर है। 2 दिन बाद इस दिव्य मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पीएम मोदी से पहले जी न्यूज अबुधाबी के इस भव्य मंदिर में पहुंच चुका है। अबुधाबी के हिंदू मंदिर का ये मुख्य प्रवेश द्वार है और इसी रास्ते से श्रद्धालु आने वाले दिनों में अबुधाबी के इस हिंदू मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। कुल 27 एकड़ के परिसर में हिंदू मंदिर यहाँ पर बनाया गया है अबुधाबी में, और साथ ही यहाँ पर 7 शिखर बनाए गए हैं। 7 शिखर इसलिए क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात में 7 अमीरात आते हैं। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा यहाँ पर जेस्चर दिया गया है BAPS संस्था के द्वारा, भारत के द्वारा यूएई के सम्मान में, क्योंकि यूएई की सरकार ने अबुधाबी के इस हिंदू मंदिर के लिए जमीन का आवंटन भी मुफ्त में दिया है। करीब 27 एकड़ में फैले इस विशाल स्वामीनारायण मंदिर की खूबियां बताएं। उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश में बना ये हिंदू मंदिर न सिर्फ सनातन धर्म को मानने वालों के लिए ऐतिहासिक है, बल्कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत होती दोस्ती का भी एक बड़ा सबूत है। We are incredibly excited. This mandir is a dream come true for everyone in the Indian community living over here in the Middle East. जिस मुल्क में कुछ वक्त पहले तक घंटी बजाने की इजाजत नहीं थी, वहाँ हिंदू देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की आकृतियाँ दर्शाते इस दिव्य मंदिर की परिकल्पना करना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? इसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी पहली यूएई की आधिकारिक यात्रा पर यहाँ आए थे, तभी यहाँ के क्राउन प्रिंस ने इस भव्य मंदिर की अनुमति के साथ साथ 27 एकड़ जमीन भी भेंट कर दी थी। अबुधाबी के हिंदू मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आपको अलग अलग हिस्सों से लगातार रिपोर्ट दिखा रहा हूँ और अबुधाबी के इस हिंदू मंदिर की खूबसूरती देखिए, और साथ ही यहाँ पर कुछ इस तरह के 96 घंटियाँ लगाई गई हैं। 96 घंटियाँ इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि जो प्रमुख स्वामी जी महाराज हैं, उनकी जो उम्र रही वो 96 साल रही। जब वो शारजहाँ आए थे तब उन्होंने उनका सपना था कि अबुधाबी में एक हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो, और उसके बाद से जो BAPS संस्था के प्रमुख स्वामी जी महाराज रहे, उन्होंने जो सपना देखा था उसे मौजूदा महंत स्वामी जी महाराज ने पूरा किया है। अबुधाबी में यह खास मंदिर बनकर तैयार है। 96 घंटियां प्रमुख स्वामी जी महाराज के याद में यहाँ पर लगाई गई हैं, और इसके साथ ही साथ जो मंदिर के सीढ़ियों के ठीक बाहर का हिस्सा है उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये काफी खूबसूरत आपको यहाँ पर इलाका दिखाई देगा। इटालियन मार्बल का प्रयोग किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का यूएई दौरा 34 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। प्रधानमंत्री मोदी 2015 से लेकर अब तक 6 बार यूएई की यात्रा कर चुके हैं। खास बात यह है कि पिछले 8 महीनों में पीएम मोदी की ये तीसरी यूएई यात्रा है। अपने 2 दिन के दौरे में पीएम मोदी सिर्फ इस मंदिर का उद्घाटन ही नहीं करेंगे, बल्कि भारत और यूएई के बीच दोस्ती की नई इबारत भी लिखेंगे। India had the very special honor when Prime Minister Shri Narendra Modi was the only Prime Minister, head of state, head of government, to actually speak at the ceremonial welcome plenary. So it's a very special relationship which has been going from height to height over the last 8 or 9, 10 years. पीएम मोदी
यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके साथ ही यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ भी उनकी अलग से बैठक है। इन बैठकों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर बात होगी। अबू धाबी से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज पीएम मोदी के राजनीतिक मित्र नीतीश कुमार ने बिहार में बहुमत की परीक्षा पास कर ली है। बिहार विधानसभा में आज नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग करवाई गई, जिसमें विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 129 वोट पड़े, तो वहीं इसके विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पास कर स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटा दिया गया। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 125 और विपक्ष में 112 वोट पड़े। मगर इन सबके दौरान बिहार विधानसभा में एनडीए और महागठबंधन के बीच जो वार पलटवार था वो बेहद दिलचस्प था। आपको दिखाते हैं बहुमत परीक्षण के बीच चाचा भतीजे में कैसे छिड़ी जुबानी जंग। एनडीए गठबंधन ने लोकसभा की लड़ाई में 400 प्लस के लक्ष्य की पहली लड़ाई आज जीत ली। टीम मोदी को 400 प्लस का आंकड़ा पार करने के लिए बिहार के जिस सियासी मैदान की दरकार थी वो अब तैयार हो गया है। एनडीए गठबंधन में फिर से शामिल हुए नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया, मगर इसके पहले बिहार की सड़कों से लेकर सदन तक जबरदस्त हंगामा हुआ। हालांकि बिहार विधानसभा में आज जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ उसकी पटकथा करीब एक हफ्ते पहले ही लिखी जा चुकी थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पलटी मारकर एनडीए में आने के बाद से ही विश्वास प्रस्ताव के दौरान जोड़ तोड़ की आशंकाओं का बाजार गर्म था और हुआ भी वही। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले आरजेडी के 2 विधायक भी पलटी मारकर नीतीश के पाले में पहुंच गए। आरजेडी के इन बागी विधायकों के नाम है निर्मला देवी और प्रहलाद यादव। मेरे क्षेत्र में बहुत से समस्या है, विकास होना चाहिए, नहीं हो रहा था, तो हम आ गए। क्योंकि एनडीए में हम चाहते हैं कि जो क्षेत्र की समस्या है, जिसके लिए हमको 30 साल से एमएलए बनाते आ रहा जनता, कम से कम उसकी समस्या को तो दूर करें। इसी आशा उम्मीद के साथ हम आए हैं। 2 दिन पहले तक जो आरजेडी बार बार जेडीयू के साथ खेला करने का दावा कर रही थी, ऐन मौके पर उनके साथ ही खेल हो गया, जिससे तेजस्वी यादव तमतमा उठे। सब जवाब मेरे यहाँ, थका हुआ लोग नहीं चाहिए था हमको, लेकिन हमको पता है क्या क्या मजबूरी है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिनों से पीड़ित है और इस पीड़ा में कहीं भी रहे हम इसके साथ। नीलम जी, आप महिला हैं, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं। बात बने ना बने बाद में हमको जरूर याद कीजिए। कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। तेजस्वी के तेवर अपने बागी विधायकों पर गर्म थे, मगर उनके असली निशाने पर थे 9वीं बार सूबे के सीएम और उनके पुराने सहयोगी नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने बार बार पलटने को लेकर नीतीश की मजबूरियों पर प्रहार किया। साथ ही तंज कसते हुए बीजेपी से पूछा कि नीतीश आगे नहीं पलटेंगे, इसकी क्या गारंटी है। तेजस्वी यादव के आरोपों पर नीतीश कुमार ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। कौन बनेगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री? पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शरीफ खानदान से ही कोई शख्स बनेगा। सबसे पहले पाकिस्तान के 4 विकल्पों को समझिए। पाकिस्तान के पास पहला विकल्प है नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब ये मुश्किल लग रहा है। पीएमएलएन को अगर पूर्ण बहुमत मिलता तो नवाज के छोटे भाई शहबाज शरीफ खुद उनके प्रधानमंत्री बनने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक अब नवाज शरीफ गठबंधन सरकार नहीं संभालना चाहते, क्योंकि कमजोर सरकार में फैसले लेना मुश्किल होगा और मुल्क के हालात बिगड़ने पर उनकी साख में और बट्टा लगेगा। पाकिस्तान का दूसरा विकल्प है शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। नई परिस्थितियों में ऐसा संभव है क्योंकि नवाज शरीफ अब उनका नाम खुद आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास संभावित गठबंधन में सबसे ज्यादा 75 सीटें हैं। कई निर्दलीय भी पीएमएलएन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा शहबाज के जनरल आसिम मुनीर से भी अच्छे संबंध हैं।
पाकिस्तान का तीसरा विकल्प है बिलावल भुट्टो, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने का रोड़ा नवाज बनेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ बिलावल को प्रधानमंत्री बनाकर उनका कद नहीं बढ़ाना चाहेंगे। इसके अलावा पीपीपी के पास पीएमएलएन के मुकाबले कम सीटें हैं। वहीं सेना भी सिंध के नेता को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहेगी। पाकिस्तान की मीडिया में एक खबर और चल रही है कि पीपीपी और पीएमएलएन के बीच आधे आधे वक्त तक सरकार संभालने की चर्चा भी हुई है, यानी आधे समय प्रधानमंत्री शहबाज और आधे वक्त बिलावल। ये भी संभव है, क्योंकि बिलावल भुट्टो नहीं माने तो नवाज को उनके आगे झुकना पड़ सकता है। लेकिन इसके लिए भी दोनों पार्टियों को जनरल मुनीर की सहमति लेनी होगी, और इस स्थिति में भी सत्ता पहले शहबाज शरीफ ही संभालेंगे। और चलिए अब आप देखिए पाकिस्तान में सरकार गठन को लेकर क्या क्या चल रहा है। नवाज चाहते हैं शहबाज प्रधानमंत्री बन जाए, जरदारी चाहते हैं बिलावल प्रधानमंत्री बन जाए, और इमरान खान की पार्टी चाहती है किसी तरह उनकी सरकार बन जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए जनादेश किसी के पास नहीं, तो सबसे बड़ा सवाल है सरकार कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। पाकिस्तान में कई सियासी सवाल हैं, लेकिन एक चीज जो तय हो चुकी है वो ये है कि सरकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और सहयोगी पार्टियां ही मिलकर बनाने जा रही हैं। यानी चुनाव से पहले जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा था, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। लाहौर पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के लिए सियासत का केंद्र बन चुका है। यहाँ पर बैठकों का सिलसिला चल रहा है। लाहौर में नई सरकार गठन के लिए 3 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के नेताओं की हुई। दूसरी बैठक में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नेता आकर मिले, और तीसरी बैठक में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और उनके पिता आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ और पीएमएलएन के दूसरे नेताओं से मुलाकात की। और इन मुलाकातों के बाद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने सरकार बनाने के अपने अपने फॉर्मूले दिए हैं। नवाज चाहते हैं शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया जाए, जबकि जरदारी चाहते हैं बिलावल प्रधानमंत्री बने। नवाज ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जो विकल्प दिए हैं उसके मुताबिक वो जरदारी को राष्ट्रपति का पद दे सकते हैं, जबकि जरदारी भी नवाज शरीफ को राष्ट्रपति का पद देने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ ने पंजाब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का समर्थन मांगा है, जबकि जरदारी चाहते हैं नवाज शरीफ बलोचिस्तान में उनकी पार्टी को समर्थन दे। नवाज शरीफ ने पंजाब की मुख्यमंत्री अपनी बेटी मरियम नवाज को बनाने की मांग की है, जबकि जरदारी यूसुफ रजा गिलानी को कौमी असेंबली का स्पीकर बनाना चाहते हैं। दोनों ही नेताओं ने बैठकों में अपनी अपनी बातें रख दी। लेकिन नवाज शरीफ ना तो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, ना ही बिलावल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। स्पीकर का पद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को देने में नवाज को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस गठबंधन में ये भी तय है होगा वही जो नवाज शरीफ तय करेंगे। हालांकि बिलावल हाउस में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में इस बात पर भी चर्चा की गई है कि दोनों पार्टियां सरकार के कार्यकाल में आधे आधे वक्त अपना अपना प्रधानमंत्री बनाए, यानी बिलावल और शहबाज दोनों प्रधानमंत्री बन सकते हैं। चलिए अब समझिए आखिरकार वो बिलावल भुट्टो जो किसी भी कीमत पर पीएमएलएन के साथ जाने को तैयार नहीं थे, वो लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकातें क्यों कर रहे हैं। इसकी पहली वजह है सेना प्रमुख जनरल मुनीर का हंटर, जिससे हाके जाने के बाद ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता कराची से लाहौर पहुंचे। और दूसरी वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेरुखी, जिसका जिक्र अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता खुलकर कर रहे हैं। ऐसे में इमरान खान की पार्टी रेस से बाहर निकलती दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सपोर्ट के बगैर पाकिस्तान में सरकार बन ही नहीं सकती, ये भी तय है। ऐसे में इमरान खान के समर्थक विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे जनरल मुनीर ये पहले से ही तय कर चुके थे कि किस पार्टी को कितनी सीटें देनी है। इसी लिहाज से सीटों का बंटवारा हुआ और अब पाकिस्तान के पत्रकार चुनाव में खुलकर धांधली का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पीटीआई के ऐसे ऐलानों का असर उनके जीत कर आने वाले नेताओं पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जिन नेताओं ने ऊपर वाले की कसम खाकर इमरान का साथ देने की बात कही थी, वो अब नवाज शरीफ के पाले में हाथ बांधकर खड़े नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कुनबा बढ़ रहा है और ये गठबंधन में शरीफ बंधुओं की ताकत भी बढ़ा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के कांटों वाला ताज शहबाज शरीफ के सिर पर सजने की सबसे ज्यादा संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
प्रधानमंत्री बनने की रेस में शहबाज शरीफ सबसे आगे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री बने उसके सर कांटों का ताज ही सजेगा। पाकिस्तान के आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि मुल्क को उबारना लगभग नामुमकिन है और गठबंधन की कमजोर सरकार से अर्थव्यवस्था का भला नहीं होने वाला। अब आप भी देखिए कैसे पाकिस्तान के ऊपर 45 दिनों के अंदर दिवालिया होने का संकट भी मंडरा रहा है। पाकिस्तान में चुनाव के बाद बाजार गिर गया है, महंगाई आसमान छू रही है, व्यापारी देश छोड़ रहे हैं और एक्सपर्ट बता रहे हैं देश और ज्यादा गर्त में जाने वाला है। सबसे पहले आप समझिए किस तरह पाकिस्तान सिर्फ 45 दिन में दिवालिया हो सकता है। पाकिस्तान के सरकारी खजाने में सिर्फ 45 दिनों का पैसा बचा है। इस वक्त पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $8 बिलियन है, जो करीब 1.5 महीने तक के सामानों के आयात जितना है। देश के पास कम से कम 3 महीने के सामान के आयात जितना पैसा होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए मुश्किल इस बात की भी है कि 2024 में मुल्क की जीडीपी महज 2.1% की दर से बढ़ने की संभावना है। विकास की ये दर कमजोर सरकार आने पर और ज्यादा नीचे जा सकती है। वहीं $1 की कीमत भी 276 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। पाकिस्तान में चुनाव के नतीजों और गठबंधन सरकार की कवायद के बीच पाकिस्तान के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बीच आम पाकिस्तानियों की महंगाई से कमर टूट चुकी है। फल, सब्जी और रोजमर्रा के सामानों की कीमत भी आसमान छू रही है। लोगों ने वोट दिया था कि हालात बदलेंगे, लेकिन बदला कुछ भी नहीं। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम का बयान आया है। नतीजों में देरी का मतलब धांधली नहीं, सुरक्षा कारणों से नतीजों में देरी हुई। आतंकी हमले की आशंका से देरी हुई। तो आपको बता दें नतीजे सामने आने में पाकिस्तान में देरी हुई थी और इसको लेकर कई राजनीतिक दल धांधली का आरोप लगा रहे थे, लेकिन इस पर पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम का बयान आया है। नतीजों में देरी का मतलब धांधली नहीं, सुरक्षा कारणों से देरी हुई थी। जी